गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे अपना, और फर्स्ट चैप्टर में जो था यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएँ दर्शाते हुए किसी पत्ती का कार्ड चित्र अपन ने देखा था, और उसमें रंध्रों के बारे में जाना था अपन ने। द्वार कोशिकाएँ होती है, द्वार कोशिकाएँ किस प्रकार से खुलती हैं, और ये रंध्र किस काम में आते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने और ऑक्सीजन को लेने में सहायक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाती है। तो पत्ती जो है, पत्ती में जितना स्टार्च होगा, इसका मतलब है वो पत्ती क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण करती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो उत्पाद निर्मित होता है वो होता है स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार है। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हो कि सूर्य का प्रकाश जो है पत्ती पर गिर रहा है, और पत्ती से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन तो बाहर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड ये पत्तियाँ ग्रहण कर रही है, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चल रही है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है, सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल की ज़रूरत होती है। जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश, और पत्तियों में जो पर्णहरित होता है, क्लोरोफिल होता है, ये सब मिलकर के ये करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हैं। और इसके फलस्वरूप क्या क्या बनता है उत्पाद के रूप में? एक बनता है स्टार्च और एक बनता है ऑक्सीजन। तो जितना अधिक स्टार्च किसी पत्ती में होगा, उतना अधिक वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रही है। आइए आगे चलते हैं। बूझों ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियाँ गहरी लाल, बैंगनी तथा भूरे रंग की होती हैं। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो बूझो पूछ रहा है कि कुछ पौधे मैंने ऐसे देखे, जैसे गुलाब है तो उसकी पत्तियाँ आपने देखी होगी लाल कलर की होती हैं। कुछ पौधे होते हैं कि बैंगनी कलर की पत्तियाँ होती है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी भी भूरे रंग की पत्तियाँ होती हैं। तो वो जानना चाहता है कि पर्णहरित इनमें होता नहीं होगा, तो फिर ये क्या ये पत्तियाँ भी प्रकाश संश्लेषण करती हैं? पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों, जैसे कि हरे तने, हरी शाखाएं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके जो तने होते हैं, शाखाएं होती हैं, वो हरी होती है, उनका पर्णहरित वहाँ पर पाया जाता है, पत्तियों में नहीं पाया जाता। तो इस स्थिति में वो स्थान जहाँ पर पर्णहरित है, वो स्थान क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियाँ शल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो ये जो पादप होते हैं, इनके तने जो होते हैं हरे होते हैं, और इनका ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण का काम कार्य करते हैं। तो आपने देखा होगा कि ग्वारपाठे का जो पौधा होता है, ग्वारपाठा जो होता है, एलोवेरा जिसको कहते हैं, तो उसकी पत्तियाँ आपने देखी होगी। उसकी जो पत्तियाँ होती है, पत्तियाँ नहीं, वो तने होते हैं, और वो जो कांटों के रूप में दिखाई देती है, उसकी पत्तियाँ होती हैं। तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि वो हरे रंग की होती है, और तने वाला भाग उसमें दिखाई देता है, और वही क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करती हैं। और ये चीज़ जो है अधिकतर जो मरुस्थलीय पादप है वहाँ पर देखने को मिलता है। एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए। तो आइए क्रियाकलाप करते हैं। एक ही प्रकार के पादप के 2 गमले लीजिए। एक को अंधकार में 72 घंटे के लिए रखिए, ठीक है, तो काले बक्से में या ऐसी जगह पर उस एक गमले को रख दीजिए जहाँ पर बिल्कुल भी प्रकाश ना आ सके। और उसको कितने टाइम तक रखना है? 72 घंटे के लिए उसको रख दिया। दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दूसरा जो पौधा है, 2 पौधे जो हमने लिए थे, दूसरे को हम कहाँ रखेंगे? सूर्य के प्रकाश में रखेंगे। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। तो कक्षा 6 में आपको आयोडीन परीक्षण के बारे में बताया था, वहाँ पर हमने आयोडीन परीक्षण किया था। और इन दोनों पादपों की पत्तियों में क्या करना है? अपन को आयोडीन परीक्षण करना है। अपने अवलोकन को नोट कीजिए। तो जितना आयोडीन परीक्षण करने के बाद जो अवलोकन आपने किया, उसको क्या करना है? एक नोटबुक में नोट करना है। अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था, 3 से 4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। अब पुनः इसकी पत्तियों पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने प्रेक्षण अपनी नोटबुक में लिखिए। और उसके बाद क्या करेंगे? उसी पादप को जिसको अपन ने अंधेरे में रखा था, उसको 3 से 4 दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए।
तथा पुनः क्या करना है, हमें आयोडीन परीक्षण करना है और जो परीक्षण प्राप्त होते हैं उन्हें अपनी नोटबुक में लिखना है। हरी पत्तियों में अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। तो हरी पत्तियाँ जो होती है, इनके अतिरिक्त जो अन्य वर्ण होते हैं, अन्य रंग की जो पत्तियाँ होती है, दूसरे रंग की जो पत्तियाँ होती है पौधों की, उनके अंदर भी क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, जो इन पत्तियों का जो लाल, हरा, भूरा जो रंग होता है, उस रंग के कारण वो क्लोरोफिल का रंग जो है दिखाई नहीं देता, उसका प्रतिच्छादन हो जाता है, वो ढक जाता है। ठीक है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता, अर्थात ढक लेते हैं, प्रतिच्छादन कर लेते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये जो पत्तियाँ होती है इनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है, ऐसा नहीं है कि उनमें नहीं होता। आपने गीली दीवार पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंकी काई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग क्या होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये कहीं हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो देखिए होता क्या है, ये जो शैवाल होते हैं, देखो यहाँ कुछ रंग की पत्तियाँ दिखाई हुई है, ब्राउन कलर, नीला कलर, और दूसरे कलर की जो पत्तियाँ दिखाई गई है, हमें लगता है कि इन्हें पर्णहरित नहीं है, लेकिन इन्हें पर्णहरित होता है। तो जैसे आपने देखा होगा तालाब की दीवारों पर या जहाँ पानी ज़्यादा होता है, गीली जो जगह होती है, या तालाब की सीढ़ियों पर हरे रंग की काई आपने देखी होगी, वो जम जाती है। ठीक है, तो वो हरे रंग की होती है, मतलब उसमें पर्णहरित होता है। इसका मतलब भी क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है, और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो काई में भी, शैवाल में भी ये पाया जाता है, उन्हें शैवाल भी कहते हैं। ठीक है, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप, पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, जो प्लांट्स होते हैं हमारे, ये कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी अन्य खाद्यान्नों का संश्लेषण करते हैं और चीज़ें भी बनाते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं हम। आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप, पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं किस चीज़ से बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। तो खाद्य के अन्य घटक जो होते हैं उनके संश्लेषण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ हैं, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होते हैं। तो अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो होते ही हैं, पर साथ में क्या होते हैं, नाइट्रोजन भी होते हैं। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है, जैसे कि आप जानते हो कि हमारे वायुमंडल में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन है। अब ये नाइट्रोजन पादप डायरेक्टली उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो कैसे उपयोग कर पाते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण उसी रूप में नहीं कर पाते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। तो ऐसे जीवाणु होते हैं, ऐसे जीव पाए जाते हैं मिट्टी में, जो क्या करते हैं, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को ऐसे यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं जिनको पादप जो हैं वो ग्रहण कर पाएँ, मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं और मृदा में उनको उस नाइट्रोजन को मिला देते हैं। ये विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो पादपों के द्वारा क्या कर लिया जाता है, ये जो पदार्थ नाइट्रोजन से, जिन वो जीवाणुओं ने जो पदार्थ बनाए जो नाइट्रोजन से निर्मित है, वो पदार्थ क्या होते हैं, जल के साथ, जो पादप जल लेते हैं जड़ों के द्वारा, उसके साथ उन पदार्थों को भी ले लेते हैं। उन पदार्थों, उन पौधों में क्या पहुंच जाती है, नाइट्रोजन इस प्रकार से पहुंच जाती है। एक बार और समझने की कोशिश करेंगे।
सबसे पहले क्या होता है, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन को जो जीवाणु होते हैं ये मिट्टी में मिला देते हैं विशेष यौगिक बना करके। उन यौगिकों को जो प्लांट से अपने पौधे हैं वो जड़ों में पानी जब वो सोख रहे होते हैं तो उसी टाइम पर उन यौगिकों को भी सोख लेते हैं। तो इस प्रकार से पौधों द्वारा नाइट्रोजन उपयोग में ले ली जाती है। ठीक है। संभवतः आपने देखा कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजन पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संगठकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की पूर्ति होती जाती है। इसके पश्चात खाद के अन्य संगठकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा संश्लेषण करते हैं। तो ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट तो पौधे बनाते ही हैं, लेकिन इसके साथ क्या होता है, पौधों को जब नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में मिलती है, ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को आपने देखा होगा कि जो किसान होते हैं जब उर्वरक डालते हैं तो उसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। और ये नाइट्रोजन जब उपलब्ध होती है उन पादपों को तो वो वसा और प्रोटीन आदि चीज़ों का संश्लेषण करते हैं। पादपों में पोषण की अन्य विधियां देखते हैं। पादपों में पोषण की कौन कौन सी विधि है? कुछ पादप पौधे पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। कुछ पादप पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ये भोजन संश्लेषित नहीं कर सकता जैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार करते हैं। ये तो कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो पादपों में पोषण की अन्य विधियों के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। तो पादपों में पोषण की एक विधि तो अपन ने देखी, प्रकाश संश्लेषण। और भी विधियां हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल होता ही नहीं है, पर्णहरित होता ही नहीं है। तो आप समझ सकते हो पर्णहरित नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण कैसे करेंगे। तो उसके लिए वो अन्य विधि का उपयोग करते हैं। वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। तो जब पर्णहरित नहीं है उन पादपों में तो वो भोजन को संश्लेषण नहीं करते हैं। तो कैसे जीवित रहते हैं तथा ये पोषण किस प्रकार से करते हैं, आइए जानते हैं। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा खाद के लिए निर्भर होते हैं। तो खाने के लिए क्या करते हैं, ये अन्य पादपों पर निर्भर होते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो ये किस प्रकार की प्रणाली उपयोग करते हैं, विषमपोषी प्रणाली उपयोग करते हैं। तो ऐसे पादप जिनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता वो कौन सी प्रणाली का उपयोग करते हैं, विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए। आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं के बीच रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देगी जिसे अमरबेल का पादप भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसको चित्र में। नीचे आप एक चित्र देख रहे होंगे, परपोषी पादप पर अमरबेल। तो अमरबेल जो है ये ऐसे ही शाखी पादप है जिसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता, ये पीले रंग का होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो पादप है ये एक बड़ा सा पेड़ है, इस पेड़ पर पीले पीले रंग की शाखाएं ऐसे फैली हुई हैं, ये होता है अमरबेल। ठीक है, तो ये अपना भोजन स्वयं बना नहीं पाता। क्यों नहीं बना पाता, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पर्णहरित नहीं पाया जाता और ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता। और ये भोजन के लिए किस पर निर्भर रहेगा, अपने परपोषी पादप पर ये निर्भर रहेगा। ठीक है, परपोषी है क्योंकि, और दूसरे पादप से अपना पोषण ग्रहण करता है, ये स्वयं अपना भोजन नहीं बनाता जो अमरबेल है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। और ये कौन सी प्रणाली को उपयोग में लेता है, विषमपोषी प्रणाली का उपयोग ये करता है, विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करता है। चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए। आपको एक वृक्ष के तने की शाखाओं से रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देगी। अमरबेल का पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर आरोहित होते हैं। ठीक है, तो जिस पादप पर ये आरोहित होते हैं उसी से अपना भोजन भी प्राप्त करते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं पादप परपोषी कहलाता है। तो जिस पर ये आरोहित होते हैं वो पादप क्या कहलाता है, परपोषी पादप कहलाता है। क्योंकि अमरबेल पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित कर देते हैं, अतः इसे परजीवी कहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अमरबेल जो है पादप
परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित कर देते हैं। मतलब जो पोषक तत्व उसको लेने चाहिए वो ठीक से नहीं ले पाता, और जो अमर बेल है वो उनका अवशोषण कर लेती है, उनको ले लेती है। तो वो जो मेन पादप है वो उससे वंचित हो जाता है। अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? परजीवी कहा जाता है। ठीक है। क्या हम एवं अन्य क्या हम एवं अन्य जीव भी एक प्रकार के परजीवी हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए। इसके अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। तो आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में। पहली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जूं एवं जोग जैसे जीव भी परजीवी हैं? तो इससे ये पता चलता है क्योंकि हमारे शरीर पर भी कुछ जीव रहते हैं, जैसे जूं हैं वो हमारे शरीर में रहती है, तो ये भी क्या परजीवी हैं? खटमल है, मच्छर है, ये हमारा रक्त चूसते हैं, तो ये क्या ये भी परजीवी है? क्योंकि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं। तो क्या आपने ऐसे पादपों के बारे में सुना है? ऐसे पादप भी होते हैं जो जंतुओं का, कीटों का भक्षण करते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं, कुछ ऐसे पादप होते हैं, ये पादप क्या करते हैं, जैसे कीट, कोई भी कीट है या कोई तितली है या कोई भौरा है, जैसे उस पर जाकर बैठता है वो उसको पकड़ लेते हैं और अपने भोजन के रूप में उपयोग में ले लेते हैं। तो एक विधि ये भी है। तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? तो आश्चर्यजनक घटनाएं, देखो ऐसा अजीब लगता है थोड़ा सोचने में कि जो पादप है वो भी क्या करता है, कीटों को इनको पकड़ करके खा लेते हैं और पचा लेते हैं। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। तो ये जो पौधे होते हैं किसी भी रंग के हो सकते हैं, हरे भी हो सकते हैं, अन्य किसी रंग के भी हो सकते हैं। पादप को देखिए 1.6 का जो पादप है, तो यहाँ पर देखिए चित्र 1.6 में ये पादप आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। घटपर्णी पिचर पादप में घड़े एवं ढक्कन जैसी संरचना होती है। तो ये आप यहाँ पर जब ये चित्र देखोगे, घड़ एवं ढक्कन जैसी संरचना है, नीचे घड़े जैसी संरचना है, थोड़ी ऊपर ढक्कन है। तो जैसे ही कोई कीट इसके अंदर आता है ये ढक्कन बंद हो जाता है और वो जीव जो इसके अंदर जाता है उसको ये पादप खा लेता है। ठीक है। और आप देखोगे तो पेड़ जो होता है इसका वो थोड़ा इस प्रकार का दिखाई देता है और बहुत सारे ये संरचना यहाँ पर लटकी हुई है और एक सिंगल का चित्र यहाँ पर ये बताया हुआ है। ठीक है। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी भी रंग के हो सकते हैं। 1.6 में पादप देखिए, इसकी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में इसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। तो ये जो घड़े जैसी संरचना है ये इसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं। ठीक है। तो घड़े के अंदर जो है बहुत सारे रोम होते हैं वो नीचे की ओर ढल के रहते हैं, अर्थात अगर इसके अंदर कोई चला गया, कोई कीट पतंगा चला गया तो वापस बाहर नहीं आ सकता। अधोमुखी होते हैं। जब दोनों कीट घड़े में प्रवेश करता है, जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसमें रोमों के बीच फंस जाता है। तो रोम ऐसे होते हैं जिनमें वो जीव जो होता है वो फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है और कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा संड्यू कीटभक्षी पादपों के अन्य उदाहरण हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। बूझो भ्रमित है। घटपर्णी हरा होता है। यदि घटपर्णी हरा होता है तो प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है, तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है? तो बूझो सोच रहा है कि जब घटपर्णी पादप जो है वो हरे रंग का होता है, फिर भी ये कीटों का भक्षण क्यों करता है? हरे रंग का इसका मतलब उसके अंदर क्या होगा, पर्णहरित होगा और कि वो प्रकाश संश्लेषण भी कर सकता है, फिर ये कीटों का भक्षण ही क्यों करता है? क्या संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है? ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मृदा से उसको सभी प्रकार के पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते, इसलिए उन्हें क्या किसकी ज़रूरत होती है?
कीटों को का भक्षण करने की आवश्यकता होती है ताकि उनको आवश्यक पोषक पदार्थ आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ये सारी बातें। और आप यहाँ पे एक बात आई थी कि जूं खटमल वगैरह जो होते हैं क्या ये भी परजीवी है, तो हाँ ये भी परजीवी होते हैं, क्योंकि जूं हमारे शरीर पर होती है और हमारा रक्त चूसती है, अपना पोषण प्राप्त करती है, इसलिए जूं है, खटमल है, ये क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। तो आगे का हम कल पढ़ेंगे, मृतजीवी से कल स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, आज के लिए इतना ही।